नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत जिसने रंग, कैनवस और ब्रश से दोस्ती की है। रंग, कैनवस और ब्रश जिनकी जिंदगी है, और ये दोस्ती इतनी गाढ़ी, इतनी पक्की है कि अब उनके रंग, उनकी लकीरें बोलते हैं, सुनते हैं, दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं। आप चाहें तो उनके चित्रों को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, हमारी आज की तेजस्विनी नामचीन चित्रकार अंजलि इला मेनन। समकालीन कला की प्रख्यात कलाकार अंजलि इला मेनन देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वाटर कलर, ग्लास, ऑयल, मेसोनाइट माध्यम से उनकी पेंटिंग्स आज देश में ही नहीं, कई मुल्कों की आर्ट गैलरीज में मौजूद हैं। अंजलि इला मेनन ने चित्रकला को बचपन से ही अपना लिया था और महज 15 साल की आयु में स्कूल छोड़ते वक्त उनकी पेंटिंग्स बाजार में आ चुकी थी। जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई और दिल्ली में पढ़ी अंजलि इला मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन और अमृता शेरगिल की कला की ओर आकर्षित हुई और 18 साल की आयु में ही अपनी पहली एग्जीबिशन प्रस्तुत की। सृजनात्मक प्रतिभा के लिए उन्हें फ्रेंच सरकार द्वारा विशेष स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया। 5 दशकों से ज्यादा समय से पेंटिंग्स और म्यूरल्स बनाने वाली अंजलि सामाजिक कार्यों से भी गहरे जुड़ी हैं। अपने एनजीओ के द्वारा वो अपने संसाधनों से बच्चों और महिलाओं के लिए तरह तरह के कोर्सेज चला रही हैं। अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और पद्मश्री से सम्मानित रंगों की जादूगरनी अंजलि इला मेनन है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की नामचीन चित्रकार, जिन्होंने दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई है अपने चित्रों की वजह से, देश में, विदेश में, और पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा समय से हम कह सकते हैं कि कैनवस की दुनिया में अपना नाम कमाया है। आइए मिलते हैं अंजलि इला मेनन से। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी। कैसे आप कैसे डिस्क्राइब करती हैं अपनी इस पूरी जिंदगी को, ये जो आपकी यात्रा, जो जर्नी शुरू हुई, जो कि रंगों की जर्नी है, और आप तो कहती हैं कि आप सपनों में भी रंगी देखती हैं। बिल्कुल। मेरी जिंदगी वही रही आज भी, जो पहले से ही। अभी 60 साल से मैं रोज पेंटिंग करती हूँ। स्टूडियो में जाती हूँ, जब तक ब्रश हाथ में ना आए चैन नहीं पड़ता है। रात को मुझे लगता है आज मैंने कुछ नहीं किया है। तो जब यात्रा भी करती हूँ, हाथ में साथ में एक स्केच बुक रखती हूँ, स्केचेस करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। माय लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बड़े बड़े फैमिली यहाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं, मगर वो चीज़ जो फोकस रहती है ना पेंटिंग के ऊपर, वो नहीं हिलती है कभी। अच्छा। तो रात को जब सोती हैं तो सपनों में रंग दिखते हैं, पेंटिंग्स दिखती हैं? रंग भी दिखते हैं, मैं उड़ती भी हूँ। तो कभी कभी पेंटिंग में फ्लाइंग फिगर्स भी नजर आते हैं। अच्छा। क्योंकि जो सपने में होता है, फॉर पेंटर्स दैट इज एज रियल एज द रियलिटी। क्योंकि सपने मैंने देख तो लिया है, तो वो है, अपने मन में है या दिल में है, कहीं तो है। तो फिर उनको कभी कोशिश करी आपने अपने कैनवस पे उतारने की? जरूर। सो कैनवसेस हमारा मिक्सचर है, रियलिटी और ड्रीम, सपना और रियलिटी। जो लोग हम देखते हैं, मगर वो सेम जक्सटापोजिशन में नहीं मिलते हैं। कभी कभी कोई रास्ते में या ट्रैफिक लाइट्स में एक गरीब औरत को देखा है, मगर वो उसके गंदे कपड़े और गंदा शक्ल के नीचे में मुझे नजर आता है कि वो बहुत खूबसूरत है। सो आई कॉल देम रोड साइड प्रिंसेस। बट when I paint her, she's beautiful. So you can find, हम लोग को जो आर्टिस्ट है ना, वो ब्यूटी को महसूस करते हैं कोई भी जगह में। मेरा स्टूडियो निजामुद्दीन बस्ती के अंदर है। अच्छा। और लोग कहते हैं बस्ती में क्यों स्टूडियो रखा है, इतनी गंदी जगह है। और मुझे इसमें से इतना इंस्पिरेशन आती है, क्योंकि लोग हैं और लाइफ इज गोइंग ऑन। कोई खटिया पे बैठे हैं, औरत सब्जी काट रहे हैं या बिन निटिंग कर रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं, ये है। और कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं। एक हमारे बस्ती में
ये बकरियां आती है, कभी दरवाजा खुला रखा तो बकरी आके ड्राइंग्स खा जाती है, उनको कागज खाने बहुत पसंद है। और वो भी आपकी पेंटिंग करे हुए। तो बस्ती से मुझे बहुत इंस्पिरेशन लेकिन आपने अभी बात की कि कुत्ते, बिल्ली और बकरियां, लेकिन कौवे आपकी पेंटिंग में बड़े आपके वो तो किरदार हैं, आपकी जान है आपकी पेंटिंग्स के। बहुत साल पहले हम लोग जब बॉम्बे में रहते थे, वहाँ तो कोई न बकरी था न पशु, सिर्फ कंक्रीट था। ये हमारे बालकनी में एक कौवा आता था। अच्छा। रोज सुबह आता था वो। अच्छा। और बैठ के ऐसे मुझे देख रहा है। तब एक दिन उसने कहा मैं भी पेंटिंग में आऊंगा। तो उस दिन मैंने उसको पेंटिंग में डाला, बहुत जबरदस्ती कर रहा था। नहीं आऊंगा। तो उसके बाद 10 साल के लिए रोज कहीं वो पेंटिंग में आया, आके बैठ जाता था। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। तो अंजलि जी, हम जानते हैं कि 15 साल की उम्र में आपने इतनी पेंटिंग्स बना ली थी कि आप उन्हें ले गई और आपने उन्हें बेच डाला था। तो कैसे ये सफर शुरू हुआ बचपन में, कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही थी आपको? मेरे पिता आर्मी में थे। अच्छा। तो घड़ी ट्रांसफर होते आई थिंक आई वेंट टू लवडेल स्कूल, ऊटी में बोर्डिंग स्कूल थी, मिलिट्री स्कूल। क्योंकि नहीं तो 6 महीने के बाद ट्रांसफर के बाद नए स्कूल, नए फ्रेंड्स, अफसोस हो रही थी मैं। तो ये मिलिट्री स्कूल में ज़्यादा डिसिप्लिन था, मार्चिंग एंड परेड्स एंड शूटिंग और ये सब, मगर और काफ़ी बुलिंग भी था। अच्छा। तो ये आर्ट डिपार्टमेंट जो वहाँ लगाया था, उसमें एक टीचर थे सुशील कुमार मुखर्जी, और वो इतने अच्छे टीचर थे कि वो गाना भी गाते थे, फ्लूट में भी बाजा बजाते थे, और हमको अभी 12 साल की उम्र से ऑयल पेंटिंग्स दिया था, ऑयल कलर्स दिया था, और करो ऑयल पेंटिंग। तो मैंने बहुत जल्दी शुरू किया था पेंटिंग करना। तो 15 साल की उम्र में इतनी सारी, कितनी पेंटिंग्स बना चुकी थी आप? बहुत पेंटिंग्स। रोज की कितनी बना लेती थी? और क्या हुआ था कि जाकिर हुसैन साहब अच्छा आए थे स्कूल में फाउंडर्स डे के लिए। तो उन्होंने मेरी फर्स्ट पेंटिंग खरीदा था। बोट्स का एक पेंटिंग था, और उन्होंने खरीदा था। क्या बात है। तो कितने में, आप कैसे बेची है आपने पेंटिंग्स? बेचना तो बड़ा पेंटिंग बेचना तो बड़ा मुश्किल काम है आज भी। तो उस समय तो आप इतनी छोटी रही थी और वो दौर भी कुछ और था। कैसे बेची आपने? नहीं, वो स्कूल वालों ने बेची। तो उससे लेकिन काफी ये मिला होगा कि भाई पेंटिंग बेच के हम कुछ कमा भी सकते हैं, ऐसी फीलिंग भी आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दिनों में पैसे के बारे में सोचते ही नहीं थे हम लोग। अच्छा। मगर आजकल मैं देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट स्कूल में, सेकेंड ईयर से उन लोग शुरू करते हैं पेंटिंग बेचना, और उनका माइंड बिल्कुल ही पैसे के ऊपर होता है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कला एक दूसरी चीज़ है। इट इज़ नॉट जज्ड बाय हाउ मच इट्स वर्थ। उसकी ब्यूटी अलग होती है जी। पर हम जानते हैं कि लाखों करोड़ों में बिकती हैं पेंटिंग्स, लोग उन्हें खरीदते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा फिक्स डिपॉजिट हो गया, मतलब इस हिसाब से भी बाहर जो गैलरीज वगैरह में। एक दिन एक कहानी है, हुसैन साहब ने वो कैफे में बैठे थे, तो एक बंदा आया, वही नैपकिन में मेरा जरा एक स्केच बना दो। 1 मिनट में घोड़े का स्केच बना दिया। अरे 5 मिनट में तुमने स्केच बना लिया? हुसैन बोला नहीं, 5 मिनट में नहीं, 50 साल में। क्योंकि वो लेवल में पहुंचने के लिए, सही बात, बहुत शिक्षा है, बहुत कठिन ज़माना भी होता है। हम जब स्टूडेंट थे फ्रांस में, इतने हम लोग गरीब थे अगर हॉस्टल में खाना मिस हो गया तो भूखे गए, क्योंकि पैसे तो नहीं थे। तब समर में, गर्मियों में हम लोग दुकान, ये मॉल में काम करते थे। अच्छा। 1 हफ्ते के लिए। तो वो पैसा जो कमाया उससे छुट्टियां काटते थे। मगर हिच हाइकिंग, ट्रक्स में बैठ के, वो किराए के लिए तो पैसा नहीं रहता था। तो वो गरीबी भी देखा है। लेकिन आपने जो पढ़ाई की, आप जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे में थोड़ा टाइम रही, बड़ा अच्छा नहीं रहा शायद आपका वहाँ एक्सपीरियंस? क्योंकि जो सुशील मुखर्जी था ना स्कूल में, उन्होंने सब सिखा दिया था। तो एक दिन में जो 1 हफ्ते का काम होता था ना जे स्कूल में, पहले दिन में मैं खत्म कर लेती थी। तब वेला
और क्या करें, क्या करें? कैफे में बैठो, हाँ। कोई एक्टिंग करो, थिएटर ग्रुप से मिलावट हो गई थी, अच्छा, तो बोर हो गए थे। बोर हो गई, आपने छोड़ दिया फिर? छोड़ दिया। तब यहाँ दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाँ, फिर इंग्लिश आपने ऑनर्स, इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश लिटरेचर। तो आपके शायद पेरेंट्स तो शायद डॉक्टर वॉक्टर बनाना चाहते थे आपको, फिर आपने पेंटिंग शुरू करा, फिर आपने इधर इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आप चले गए। जब मैं कॉलेज में थी, सेकंड ईयर में हुसैन साहब हमसे मिले, और तब भी मैं पेंटिंग करती रही। आई लेफ्ट जे बट घर में बैठ के पेंटिंग बनाती थी मैं। तो हुसैन ने मेरे पिताजी से कहा कि ये सब डिग्री विग्री छोड़ो, इनको पेंटिंग करने दो। तो माय फादर वाज अ लिटिल कंजर्वेटिव, ही बोले डिग्री कर लो, उसके बाद जो भी मर्जी वो करो। तो उसके बाद गए थे पेरिस स्टडिंग, मगर हुसैन साहब ने मेरा पहला एग्जीबिशन यहाँ लोधी एस्टेट में लगाया था, खुद अपने हाथों से। क्या बात है। और तो ये भी खुशकिस्मती थी कि एमएफ हुसैन जैसे आर्टिस्ट के सानिध्य में आप आए और उन्होंने इनकरेज किया, बहुत और आपकी जिंदगी में काफी असर, मतलब काफी आपने प्रेरणा ली है, इंस्पायर हुई हैं आप, एमएफ हुसैन हो चाहे अमृता शेरगिल हो। तो ये जो आपकी इंस्पिरेशंस थे, इनके बारे में हमें कुछ बताइए ना। आई वॉज वेरी लकी बिकॉज वो दिनों में इन द 50s पूरे इंडिया में कम से कम 200 या 300 कलाकार थे। आजकल लाखों हैं जो चाहते हैं एग्जीबिशन, जो चाहते हैं कॉमर्स, बेचने को पेंटिंग्स, क्रिटिसिज्म। अभी उनके लिए जगह नहीं है, मगर हम लोग थोड़ा लकी थे, क्योंकि जो एग्जीबिशन था पहली वाली, उसमें वो फ्रेंच एम्बेसडर भी आया था, काउंट ऑस्ट्रोग। तो उन्होंने कहा हम ज़रूर तुमको फ्रेंच स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। अच्छा। तो आप अप्लाई करो। तो मैंने अप्लाई किया है, और हम लोग 4-5 जन गए थे फ्रांस को इकट्ठा। तो वहाँ पे फ्रांस आप गई, वहाँ पे एक जाहिर है एक अनोखा, एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस लिया होगा, उसकी बात हम करेंगे। अंजलि जी, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं तेजस्विनी में, और तुरंत हाजिर हो जाते हैं और आगे जर्नी किस प्रकार से रही एक ऐसी चित्रकार की जो 5 दशकों से भी ज्यादा समय से कैनवस पर अपने चित्रों को उकेर रही है। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं तेजस्विनी में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जानी मानी चित्रकार अंजलि इला मेनन बैठी हुई हैं, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बता रही हैं, अपने सफ़र के हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो जब आप फ्रांस चली गई, तो फ्रांस तो मतलब गढ़ माना जाता है इन सब चीज़ों का, और काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपके पास रहा है। आप घर में भी आपकी जो दादी नानी माँ थी, वो भी नानी माँ वो भी अमेरिकन थी, और उनका सानिध्य भी आपको बहुत मिला, और आप तमाम देशों में गई भी। ये जो आपका सफ़र ख़ासतौर से फ्रांस में जाके, जो एक कह सकते हैं कि एक बदलाव आया पूरी शैली में, आपके स्टाइल में बदलाव आया, कैसे डिस्क्राइब करेंगी उसे? इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आँख खुल जाता है। हाँ, आँखें खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो सब लोग ने हमको इतना तारीफ करा है, जानने के पहले भी। मैं 17 साल 18 साल तक मुझे यहाँ स्टार बना दिया था। अच्छा। तो दैट्स वेरी बैड। हाँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे लग गया कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। इतने टैलेंटेड लोग थे इन द थिएटर, इन फिल्म, इन साइंस। और वो सीते यूनिवर्सिटी, बिग यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। बहुत किस्म के दोस्त थे मिले हमको, सम फ्रॉम अफ्रीका, इटली, एंड ऑल ऑफ देम वर ब्रिलियंट। एंड मुझे लगा कि हमारे एजुकेशन में थोड़े गैप्स हैं। बहुत चीज़ मुझे फॉर इंस्टेंस ये हॉलोकॉस्ट का बिल्कुल जानकारी नहीं था। मुझे मालूम भी नहीं था कि हिटलर ने इतने लोगों को मारा है। तो बहुत फिल्म्स देखने लगी, पुडोवकिन, और सो द इन्फ्लुएंस ऑल अराउंड इन फ्रांस। और मेरी जो सहेली थी शमा जैदी, जो अब मिसेस सत्यू हैं, and she does the script writing for Shyam Benegal. The two of us, दोनों एक साथ hitchhiking करके पूरे यूरोप में घूम के आए। तो वहाँ पर किस तरह का अगर आर्टिस्टिक जो प्रभाव पड़े आपकी शैली पर, वो किस प्रकार के पड़े? वो कौन सी चीजें? बहुत किस्म की, क्योंकि पहली दफ़े हमने मेडिवल क्रिश्चियन आर्ट भी देखा था,
and that is much more linked to our Indian way of looking at our gods and goddesses, the flat surfaces. And I should have been influenced by Picasso and the Cubists, पर उनका influence बिल्कुल लगा नहीं मेरे वो काम क्यों? पे ऊपर, पता नहीं। लोग कहते हैं she's a maverick. Maverick होता है जो गाय हर्ड के साथ नहीं जाता, वो अलग घूमती है। Yeah. तो I've always been called maverick. जब मतलब कई बार तो हम लोग abstraction पॉपुलर हो गया, मैं still figurative कर रही थी। और इंडिया में वापस आके मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कलाकार को फिगरेटिव ना बने, क्योंकि इतने लोग हैं, इतने पीपल्स हैं, और अपना और शायद हमारे संस्कारों में भी फिगर को हम बहुत ज्यादा उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल शायद इसी वजह से ये प्रभाव ज्यादा है। Yes. तो अगर हम कहते हैं कि आपकी जो कला है उसको किसी डेफिनेशन में नहीं बांधा जा सकता, वो तरह तरह के जो डेफिनेशन आपके आर्ट जगत में चलते हैं, चित्रकारिता में चलते हैं, वो सब आपके साथ शामिल नहीं है। ये बताइए कि जो महिला किरदार हैं आपके, वो भी बड़े स्ट्रांग रहे हैं। आपके रंगों को लेकर भी बहुत सारे चीजें भी लिखी गई हैं, लोगों ने डिस्क्राइब किया है, बात की है। महिला किरदार और रंग, ये इनकी जो प्रेरणा है, ये कहाँ से आपकी पेंटिंग्स में आके अपने फैमिलीज में अपने माँ, बहन, दादी, नानी, सहेलियाँ, these are our main models, हाँ। और of course शादी के बाद में I have painted my husband a lot because he looks like an icon, you know, the long face and a beard, हाँ। So उनके भी काफ़ी पेंटिंग्स बनाए हैं, मगर मोस्टली आई हैव पेंटेड विमेन। और अभी भी ये जो अभी एग्जीबिशन हुई है और एक एग्जीबिशन जो होने वाली है बॉम्बे में, उसमें एक सीरीज़ बना रहे हैं कॉल्ड डिवाइन मदर्स। अच्छा। तो इसमें सब रिलीजन्स के मदर्स जो हैं उनको हमने सेलिब्रेट किया है। बहुत खूबसूरत। हाँ। तो इसमें है यशोदा कृष्णा, इसमें है पार्वती गणेश, इसमें है जीसस एंड मैरी, और अभी जो मैं कर रही हूँ दिस इज रादर अनयूजुअल, अंजना और हनुमान जी। अरे वाह। हाँ, जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। हाँ, तो वो कर रही हूँ मैं। ओके। तो ये जो आपका सफर पूरा चल रहा है, इसमें एक बात ये रह गई कि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है इस तरह की चीजों को करके रखना। और आपके हस्बैंड तो फोर्सेस से आते हैं, नेवी से आते हैं, तो कैसे, मतलब जाहिर है लाइफ जो है वो एक जगह स्टेशन तो नहीं रहती, जगह जगह मूव करती है। मैंने 30 बार घर, शादी के बाद 30 बार बदला, घर बदला। काउंट कर रही थी आप? काउंट कर रहे थे। एक दिन किसी ने पूछा था तो हम काउंट करने लगे। मैं भी शॉक हो गई कि 30 बार हुआ है। और इनमें कभी कभी अच्छा घर मिल जाता था, जैसे हम जर्मनी में थे, पुराना एक बहुत अच्छा सुंदर घर मिला था। वेलिंगटन में थे, वहाँ भी एक 200 साल पुराना घर हम लोग को अलॉट हुआ था। क्या बात है, तो आपकी तो लॉटरी खुल गई होगी उस घर में। मगर कभी कभी एक कमरा कोई मेस में, और वहाँ बच्चे भी और कुत्ते भी, और मुश्किल था। मगर एक हमने रूल बनाया था कि 50 या 2 दिन से ज़्यादा, 50 घंटे से ज़्यादा हम घर को नहीं सजाएंगे। जो 50 घंटे में हो गया। अच्छा। और ऐसे ही हम रहते हैं। तो मगर मज़ा था, पैसे भी नहीं थे, क्योंकि नेवी में when we got married, my husband is a sub-lieutenant. अच्छा। And he earned 400 rupees a month. बट उस समय 400 रुपए बहुत होते थे। नहीं बहुत नहीं होते थे। Okay. और भला हुआ कि जब पहला बच्चा पैदा हुआ, उसका तनख्वाह 700 हो गया था। अच्छा। तो वो जो एक्स्ट्रा 300 था ना, उससे हम दूध पाउडर खरीद के रखते थे फर्स्ट ऑफ द मंथ। तो फिर इतने सारे कलर्स, कैनवस तो बड़े महंगे आते हैं, वो तो कैसे मैंने आप अपने खरीदते? पिताजी से कहा कि दिवाली और दशहरा और बर्थडेज के लिए प्लीज डोंट सेंड मी अ साड़ी, हाँ, मुझे पेंट्स और कैनवस देना, ब्रशेस दो, कैनवस दो, पेंट्स दो। क्योंकि मैंने मियाँ ने कहा है जितने भी हम लोग गरीब होंगे, पिताजी से नहीं मांगना है पैसे। हाँ, सही बात है। मगर ये जो त्योहार थे ना, लाइक दिवाली, नो, ऐसे प्लीज गिव मी सम पेंट्स। ओके।
तो मतलब आपके, अच्छा ये बताइए कि जब पेंटिंग्स बिक जाती थी, थोड़ा सा पैसा भी आ जाता था, तो उसको कैसे सेलिब्रेट करती थी आप? वही सेलिब्रेट अपने एक दो मतलब ज्यादा और पेंट्स खरीद लाती थी या? हाँ जरूर। कभी कभी हमने अपने हस्बैंड्स के कॉस्मेट्स को बुलाया और हम लोग जाके कबाब खाते थे। मगर ये मुझे कहना, जो प्यार मिला था ना फोर्सेस के अंदर, और जो दोस्तियाँ और वेरी वंडरफुल कैमराडरी इन द आर्म फोर्सेस, तो वो बहुत मुझे पसंद आया। अच्छा ये बताइए कि आप जब इतनी सारी अपनी एग्जीबिशंस लगाती हैं, तमाम बड़ी बड़ी जगहों पे आपकी एग्जीबिशंस लगती हैं, बड़ी बड़ी गैलरीज में आपकी, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं लोग? बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, वो जो याद रह जाते हो? नहीं, आई ट्राई टू प्रैक्टिस कर्म योगा। हाँ, उसका मतलब भी होता है कि जो काम हम करते हैं ना, उनका फल की ओर नहीं देखना है। You're not even allowed to think about the fruits. ठीक है। And those fruits could be paisa, those fruits can be praise, it can be criticism, but you have to detach yourself from that in order to be able to work. Yeah. सिर्फ work becomes important. क्या बात है। लेकिन कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपको याद रह गया हो? एक बार एक एग्जीबिशन था बॉम्बे में, तो एक किताब होता है ना जो पीपल कमेंट लिखते हैं, तो प्रेज अपॉन प्रेज, प्रेज अपॉन प्रेज। तब मैंने देखा एक लाल पेंसिल में किसी ने लिखा व्हाट अ लोड ऑफ रबिश। तो आई रिमेम्बर ओनली दैट वन। इट्स गुड टू, इट्स गुड somebody brings you down. अच्छा ये बताइए कि आप तो म्यूरल्स भी तो बनाती हैं। हाँ, और बड़ा खूबसूरत फ्रेस्कोस, बहुत बड़े बड़े आप क्योंकि और वही ज़्यादा तो बनाना भी फ्रांस चाहती हैं। मैंने फ्रेस्को पढ़ा था। अच्छा। हाँ, फ्रेस्को की पढ़ाई के लिए मैं गई थी। सो एक्चुअली आई एम द ओनली पेंटर इन इंडिया टू बी ट्रेन्ड इन फ्रेस्को टुडे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वन। तो इतने बड़े बड़े फ्रेस्कोस बनाने का लेकिन मौका कितना मिल पाता है अपने देश में? अभी बहुत मौका मिला है। अब आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिल्ली एयरपोर्ट, बहुत बड़ा फ्रेस्को म्यूरल, और अब बॉम्बे एयरपोर्ट का कर रहे हैं। 7 बड़े बड़े पैनल्स 10-10 फीट के। तो उसका मतलब है कि सीढ़ियाँ भी चढ़ने पड़ती हैं। अच्छा। और स्कैफोल्डिंग में भी लेटना पड़ता है। ओहो। तो वो भी कर रही हूँ, मगर थोड़ा आजकल मुश्किल लग रहा है, इधर दर्द उधर दर्द। लेकिन कर रही हूँ। लेकिन ये बताइए का नहीं, ये बताइए कि कितने घंटे आप लगी रहती हैं, मतलब जब एक पेंटिंग पूरी जब होती हम है? बड़े एक्सिबिशन हो रहा है या म्यूरल का, हम लोग कहते हैं ना उसको मैकेट, उसका जो डिज़ाइन बनता है, वो करने के टाइम कभी कभी 8 घंटे 10 घंटे डेली एटलीस्ट। तो क्या वो फिर बैठ के, कैसे जमीन पे बैठ के या मूड़े पे बैठ के या खड़े होकर, किस प्रकार से आप वो सब बनाती रहती हैं? वी हैव टू स्टैंड ऑन लैडर्स, सीढ़ियाँ पे चढ़ के, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं ना। अभी हमने कलकत्ता मेट्रो में वो 20 फीट बाय 8 फुट का म्यूरल बनाया है। ये दिल्ली एयरपोर्ट का वो भी 25 फीट बाय 9 फीट। क्या बात है। हाँ। और MEA का बैंक्वेट हॉल में 30 साल पहले मैंने बनाया था एयरपोर्ट में। अच्छा। और वो अब एयरपोर्ट जब तोड़ दिया उन्होंने, तो वो म्यूरल अभी MEA का बैंक्वेट हॉल में आया है। तो बहुत म्यूरल्स किए हैं। बहुत म्यूरल्स किए हैं। तो ये बताइए कि अब आप क्या और ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि अभी आपकी पेंटिंग में नहीं आए? कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आपको लगती है कि अभी आपको और ज़्यादा आगे काम करना है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? मुझे कुंभ जाने के बाद बहुत इंस्पिरेशन मिला था। हाँ, तो एक सीरीज थी विसर्जन का, वो पानी में जा रहे हैं लोग मगर उनका रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है पेंटिंग में, तो आई लाइक दैट। मगर 10 साल के लिए 90s, फ्रॉम 1990 टिल 2000 मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और एक एक एक्सपेरिमेंट्स के बाद जैसे एक मूवमेंट या स्कूल बन गया था। जैसे हमने किच एक्सपेरिमेंट्स किया था, या विंडो पेंटिंग, विंडोज पेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, कंप्यूटर का काम मैंने पहले किया था 1999। अभी तो सब यंगस्टर्स आर यूजिंग
फोटोशॉप एंड कंप्यूटर्स, मगर आई वाज द फर्स्ट टू डू दैट। क्या बात है। और आपने तो बाकी और ऑब्जेक्ट्स के glass- साथ भी काम किया है, glass, आपने विंडोज के साथ में काम किया है, वो आपका एक बहुत बड़ा काम है। तो ये होता है ना कि वी डोंट नो कल क्या इंस्पिरेशन होगा, वो प्रेरणा के बारे में कोई जानता नहीं है ना, बट यू हैव टू लीव योरसेल्फ ओपन। ये दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आँखों के सामने एक ब्लैंक कैनवस होना चाहिए एंड यू कैन फिल इट लाइक यू वांट टू। क्योंकि आजकल ये देखिए आप इंटरनेट में और सब इतना डेटा आ रहा है ना, यू आर बीइंग बॉम्बार्डेड विद डेटा, वो होने से योर माइंड गेट्स ब्लॉक्ड। तो मैं इंटरनेट नहीं करती हूँ। क्या बात है। हाँ, मतलब आप चाहती हैं कि आपका कैनवस हमेशा खाली रहे जिस पर आप बिल्कुल। और रंग भर सकें। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि ये रंग आप ऐसे ही बिखेरती रहेंगी, भरती रहेंगी और हमें तमाम पेंटिंग्स देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, Thank हमसे you. बात करने के लिए, तेजस्विनी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, जिनसे हमने मुलाकात की, उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को सुना, जाना। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।